सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लॉग फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यार यहाँ पर। अगर लाइफ में आप लोग किसी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं और वो एग्जाम आप लोगों का क्लियर नहीं हो रहा है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोग कहीं ना कुछ ऐसी कमी कर रहे हैं जो कि आप लोगों को पता भी है पर आप लोग उसको सुधार नहीं रहे हैं। या तो आप लोग रिवीजन में काफी बड़ी कमी रखते हैं, या फिर आप लोग प्रॉपर वे में जितना उसके लिए एफर्ट डालना चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट को जितना जितना टाइम देना चाहिए, वो सारी चीजों में आप लोग बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। अगर इनमें भी बैलेंस बन जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोग अपनी हेल्थ के ऊपर वो फोकस नहीं दे पा रहे हैं, बीच बीच में बीमार पड़ जाते हैं और फिर वो चीजें डगमगा जाती है। तो कोई ना कोई ऐसी कमी जरूर होगी जो आप लोगों को खोजनी है और वो कमी खोजकर आप लोगों को आगे बढ़ना है और तुरंत इंप्लीमेंट कर एक अच्छा रिजल्ट लेकर आना है। हारे हुए काम में ऐसे लगो कि कब जीत हासिल कर लो पता भी न चले। अगर किसी काम में आप लोगों का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो फिर आप लोगों को सबसे पहले तो एक एनालिसिस करना चाहिए। 4 से 5 दिन बैठकर अकेले में अपने आप सोचिए कि कहां पर क्या कमी है और उस कमी को कैसे आप लोग सुधार सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, 2 ही तरीके हैं, या तो बैठकर रो लो कि भाई साहब सिलेक्शन नहीं हुआ है और जिंदगी बर्बाद हो गई है, रोते रहो तो और पीछे हो जाओगे जो प्रेजेंट टाइम पर हो। पर लेकिन एक वो इंसान है जो कि सीधा सीधा ये बोलता है कि नहीं यार, अपना कमी देखते हैं ना, कमी कहां पर है और उस कमी का सॉल्यूशन करते हैं। क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है अगर आप लोग दिल से करना चाहते हैं। ओनली उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है जो कि आप लोगों को करना ही नहीं है, आप लोगों को एक तरीके से इग्नोर करना है, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोग एक बार को सॉल्यूशन करने पर आ गए तो फिर आप लोग इस तरीके से सॉल्यूशन करोगे कि आप लोगों की लाइफ इस तरीके से चेंज होती है, आप लोगों को नजर आएगी कि आप लोग अपने ऊपर खुद विश्वास नहीं करोगे कि यार ये ऐसे चेंज कैसे हो रही है। पर लेकिन दूसरे लोग आप लोगों को देखकर हैरान हो जाएंगे, यार ये तो ऐसा था, अब क्या क्या कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। पर लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अलादीन का चिराग घिसा और मिनटों में चीजें चेंज हो गई। एक पैटर्न में ढलना पड़ता है, एक सिस्टम में चलना पड़ता है, अपने आप को डिसिप्लिन में लाना पड़ता है। कोई भी अगर ऐसा पर्सन जिसने लाइफ में कुछ अचीव किया है, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात उसने आप लोगों ने उसकी लाइफ में देखी होगी, उसने हमेशा अपने काम में एक डिसिप्लिन फॉलो किया है। ये काम इस टाइम पर इस तरीके से करना है तो करना है। ये इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि यार आज मन नहीं है आज रहने देते हैं। जब भी आप लोग अपने काम को अपनी इच्छाओं या अपने मन के हिसाब से चलाने स्टार्ट कर देंगे कि यार मन नहीं है आज, ये नहीं आज वो कर लेते हैं, तो मन के हिसाब से किया गया काम जो है इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो कभी भी मन आप लोगों को ये नहीं बोलेगा पढ़ लो। क्योंकि पढ़ने में आप लोगों को अपने माइंड को, अपने एक तरीके से जो दिल है उसके अपोजिट में जाना पड़ता है, क्योंकि उसमें उसका मजा नहीं आता है। तो आप लोगों को उसको उसमें मजा दिखाना है, उसको एंजॉय करानी है वो चीजें कि हाँ यार आओ आज कुछ नया सीखते हैं, आज कुछ अच्छे से चीजों को एंजॉय करते हैं, वाह यार आज कितनी सारी चीजें नहीं सीख ली। अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखो यार, दूसरे की वेट मत करो कोई आप लोग को आकर अप्रिशिएट करेगा और ये चीजें इस तरीके से आप लोग कर पाओगे। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग जब लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे लाइफ अच्छी होने लगेगी, और जब इंप्लीमेंट करना बंद कर देंगे फिर से बुरी होने लगेगी। तो आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों को क्या करना है। तो मेरा काम था आप लोगों को बताना। अब इसमें से देखिए इतने सारे बच्चे देख रहे हैं वीडियो डेली, उसमें से कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा 100-150 इसको इंप्लीमेंट करेंगे और फिर उन्हीं का आगे चलकर रिजल्ट अच्छा होता है। बाकी ये बोलते हैं सर का रोज काम है बोलना, बोल के चले जाते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल ऐसे ही कि दुनिया भर की मोटिवेशनल वीडियो देख ली फिर भी वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अपने अंदर कोई चेंज करने के लिए तैयारी नहीं है, उसमें दम चाहिए थोड़ा सा। उसमें वो नहीं कहते कि एक सोल्जर की एक भावना उसके होनी चाहिए। अरे हाँ, एक बच्चे के द्वारा कल कमेंट किया गया, सर आई एम द न्यू सोल्जर इन एसएलवी आर्मी। वर्ड काफी अच्छा लगा। तो एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर ओल्ड इज गोल्ड जब बोलते हो तो ऐसा लगता है कि नए वाले जो बच्चे आ रहे हैं उनकी बेइज्जती कर रहे हो। ऐसा नहीं है यार, ओल्ड इज गोल्ड का मतलब है कि जो लंबे समय से जुड़े हुए हैं, मतलब एक तरीके से देखो यार, ऐसा नहीं होता कि नए आगे तो पुराने को छोड़ दो, ठीक है। तो उस तरीके से वो बोला जाता है, ओके। तो उसको उस तरीके से दिल से मत लगाया करो। तो यहां पर आज से ओल्ड इज गोल्ड छोड़ो, चलो आप लोग ये बोल सकते हैं कि आई एम द ओल्ड सोल्जर और आई एम द न्यू सोल्जर, ठीक है। तो सोल्जर वर्ड कैसे लग रहा है, ठीक है, आर्मी पर्सन या फिर सोल्जर, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे, ओके। आइए आगे बढ़ाते हैं आज का डिस्कशन। 2 वीडियो अगर आप लोग डेली देख लेते हैं तो करंट अफेयर आप लोगों की मुट्ठी में होगा। इन दोनों वीडियो को डिटेल में देखिए, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा लाइफ में और आप लोग अपने आप को एक सही डायरेक्शन भी दे पाएंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टकटकी लगाकर देखना। सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन आने वाले हैं, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में फिर हम लोग डिटेल में चीज समझेंगे। तो आप लोगों के सामने एक क्विज है जो कि आप लोगों को देखना है। इस क्विज को आप लोग अच्छे से देखिए, इसके बाद में फिर आप लोगों को पूरा वीडियो के अंदर हम लोग काफी कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात की जा रही है याद करने के लिए, जो भी स्लेवरी, दास प्रथा जो होती थी ना, इसी के साथ में ये जो ट्रांस अटलांटिक रीजन में जो ट्रेड किया जाता था स्लेव का, ये स्लेव खरीदे और बेचे जाते थे, उसके बारे में बात की जा रही है। तो 25 जो मार्च को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब की बार की थीम क्या है? थीम का मतलब होता है कि अब पूरे साल में किस एरिया में फोकस करने वाले इस चीज को खत्म करने के लिए। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने एग्जाम दिया,
एग्जाम में क्या था यार, एग्जाम में ना करंट अफेयर अच्छा नहीं हुआ, तो करंट अफेयर अच्छा नहीं हुआ तो आप लोगों ने सीधा सीधा बोला कि अब की बार ना थीम है करंट अफेयर, कि करंट अफेयर की हेकड़े निकालनी है, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर एरिया में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करना, ओके। यहां पर बात की जा रही है USIAI, तो ये एक इनिशिएटिव है, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ये इनिशिएटिव इंडिया, जो बेसिकली इनिशिएटिव काम क्या करता है, बेसिकली ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक अच्छा खासा रिलेशन है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में, ये आप लोगों को बताना है। इसके बारे में डिस्कस करूंगा और यहीं पर ही एक जिक्र किया जाएगा, ये है यहां पर कोगैक्स, जो एक काफी प्रेस्टिजियस ग्लोबल लीडरशिप समिट और फेस्टिवल बोल सकते हैं आप लोग, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है इसके बारे में बात करूंगा, और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी कि नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, ये एनुअली होता है। ये एनुअली कहां पर होता है ये भी आप लोगों को बताना है। हमारी कंट्री को ये अवार्ड मिला था एक पर्टिकुलर, जो इस पर्टिकुलर एरिया में, उसके बारे में बात करूंगा। और इस तरीके से देखिए, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आज है 25 मार्च, ठीक है, पर लेकिन ये जो न्यूज है ये लगभग आप लोगों को अगस्त सितंबर की देखने को मिलेगी, जो कोगैक्स अब यहां पर आ गया फिर से। तो एक तरीके से न्यूज तो थी इंडिया और जो पर्टिकुलर कंट्री के जो साइंस और टेक के रिलेशन के बारे में, पर बैकग्राउंड में ये भी न्यूज आ गई। तो इसका मतलब ये कि अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं ना, तो बहुत सारी चीजें तो मैं वीडियो के अंदर ही आप लोगों को रिवाइज कराते रहता हूं, आप लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो इसीलिए कॉन्टिन्यूअस वीडियो देखनी है, किसी दिन मिस हो जाती है तो फिर आगे चलकर उसके लिए टाइम निकालो, क्योंकि आपको ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर मिस करोगे तो, ठीक है। एक पर्टिकुलर राज्य के बारे में आप लोगों को बताना है, यहां पर बात की जा रही है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो योजना है उसके बारे में। ये जो योजना है ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर के बारे में बात कर रही है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर मतलब एक तरीके से कंप्लीटली चीजों को कवर करना, जिसके पास में पैसा नहीं है तो पैसे की डिपेंडेंसी की वजह से उसका हेल्थ बेकार ना हो। तो इस तरीके से यहां पर ये राज्य के द्वारा अच्छा स्टेप है यहां पर। तो इस राज्य का नाम बताना है, ठीक है। चलिए राज्य का नाम ये जो राज्य है एरिया वाइज हमारी कंट्री में सबसे बड़ा राज्य है। अब बताइए कौन सा राज्य है और कौन है इसके मुख्यमंत्री जिनके नाम पर ये बेसिकली स्कीम है। कौन सा आर्टिकल है यहां पर, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ये जो आर्टिकल है ये बात करते हैं कि जो बेसिकली फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, यानी कि राइट टू हेल्थ के बारे में बात की जाती है। तो कौन सा आर्टिकल है, बहुत बार बता चुका हूं, कई सारी और इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा इस आर्टिकल के बारे में जब डिस्कस करेंगे। एक इतना फेवरेट क्वेश्चन है इकोनॉमी के अंदर जो बार बार पूछा जाता है, और कई बार पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोग उठाकर देखेगा, ये क्वेश्चन मिलेगा ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये बेसिकली किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है हमारी कंट्री में, ये आप लोगों को बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा अगर आप लोगों ने पुराने क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में। जो इंश्योरेंस सेक्टर आप लोगों ने देखा होगा कि LIC की पॉलिसी ले लो यार, ठीक है, तो ये इंश्योरेंस सेक्टर होता है। तो इसमें हमारी कंट्री में अभी इंश्योरेंस जो कंपनी है उसमें अगर कोई बाहर से आकर इन्वेस्टमेंट करता है तो पहले इसकी लिमिट क्या थी और अब क्या बढ़ा दी गई है, नया बिल जो लाया गया अभी राज्यसभा में पास किया गया, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका इंपैक्ट क्या क्या पड़ सकता है ये भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो काफी अच्छे से समझेंगे। बात की जा रही है अभी 6 टाइगर की जो है वो मिसिंग चल रहे हैं रणथंबोर टाइगर रिजर्व के अंदर। कहां पर है ये तो है राजस्थान के अंदर। तो कई सारे टाइगर रिजर्व डायरेक्ट स्टेट का नाम पूछ लेते हैं मैच करने के लिए, खासकर स्टेट पीसीएस के अंदर या फिर एनडीए सीडीएस के अंदर, तो इसके अंदर भी कई सारे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी आप लोगों को ये बताना है कौन सी 2 हिल रेंज हैं जिनके बीच में आप लोगों को, जिनके जंक्शन पॉइंट पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली यूपीएससी के अंदर, ठीक है। वैसे नॉर्मल दूसरे एग्जाम में पूछ लेंगे कि रणथंबोर सेंचुरी कहां पर है, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आप लोगों को हल्का सा आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। तो काफी प्यारा डिस्कशन रहने वाला है, तो टकटकी लगाकर ये लेक्चर आप लोगों को देखने हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में। तो आइए अपनी जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ करते हैं और यहां पर इंपॉर्टेंट डे देखते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट डे है यहां पर, इसमें बात की जा रही है कि याद करना है जो विक्टिम यानी कि जिनको नुकसान पहुंचा है स्लेवरी की वजह से। आप लोगों ने मूवी देखी होगी पद्मावत, जिसमें उसका स्लेव रहता है वो, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को नहीं कहता कि ये तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आए हैं, तो ये कैसे तुम्हारा वफादार रहेगा, कि मैं कैसे मान लूं, कह रहा है इस्तेमाल करके देखो। उसने बोला इनकी गर्दन काट दें, और जैसे वो पलटा दोनों की गर्दन काट दी, ठीक है। तो ये था मलिक काफूर, ठीक है। तो हिस्ट्री में भी इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसी के साथ में जो स्लेवरी है यहाँ पर बेसिकली काफी ज्यादा देखने को मिलती थी, स्लेव बनाया जाता था। स्लेव का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपनी जायदाद की तरीके से देखना, अपनी प्रॉपर्टी की तरीके से देखना। जैसे आज के टाइम में आप लोग गाय, कुत्ता, भैंस, बकरी कुछ खरीद कर लेकर आते हैं, तो वो खुद की इंडिपेंडेंट लाइफ उनकी नहीं होती है, वो एक तरीके से आप लोगों की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि आप लोगों ने पैसा देकर खरीद लिया। उसी की कैटेगरी में जब इंसान को रख देते हैं तो उसको आप लोग स्लेव बोल देते हैं। यहां पर ये ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड काफी ज्यादा हुआ करता था। मतलब क्या है, मतलब आप लोग यहां पर देखते हैं ये अटलांटिक जो रीजन है यहां पर नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक, ठीक है। ये इधर पैसिफिक हो गया, नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक ओशन हो गया। तो यहां पर काफी ज्यादा व्यापार होता था स्लेव का। अमेरिका के अंदर, खासकर यूरोप के अंदर काफी लार्ज स्केल पर ये चीज देखने को मिलती थी। अफ्रीका से कई सारे स्लेव लाए जाते थे। 12 ईयर ऑफ स्लेव, अभी कभी टाइम मिले तो मूवी देखना, आप लोग की आंखें खुली के खुली रह जाएंगी। किस तरीके से स्लेव को ट्रीट किया जाता है आप लोग समझ पाएंगे वहां पर। ये 25 मार्च को, अरे हाँ कोई मूवी का नाम बोल देता हूं तभी जाकर मत देखा करो, ठीक है।
वो ऐसा होता है कि जब आप लोग लगकर पढ़ाई कर लो 4-5 घंटे, या फिर आप लोग मतलब ये डिसाइड करो कि इस वीक में जब इतनी पढ़ाई कर लेंगे तो एक मूवी देखेंगे, तो उस तरीके से आप लोग मूवी देख सकते हैं। मूवी वो देखो जो एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचाए, आप लोग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे, फालतू की नहीं कि कुछ भी देख रहे हैं बैठकर, आप लोग का माइंड डिस्ट्रॉय करेगी। और ठीक है, तो 25 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है कि हम लोग इनके बारे में बात करें और ये चीजें आगे देखने को न मिले, जिसमें जिन लोगों की जान गई है, जो इसकी वजह से सफर किए हैं, काफी लार्ज स्केल पर जो ब्रूटल स्लेवरी देखने को मिलती है, तो उसको एंड करने की बात की जाती है। उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है ताकि आगे चलकर आज के डेट में कोई ऐसा भेदभाव देखने को न मिले। अगर स्लेवरी के बारे में, थीम के बारे में बात करें तो बात की जा रही है एंड स्लेवरी जो लेगेसी, यानी कि स्लेवरी की जो लेगेसी जो चली हुई आ रही है, यानी कि स्लेवरी जो इतने हाई लेवल पर देखने को मिलती है ऑफ द रेसिज्म, जिसकी वजह से आप लोग यहां पर जातिवाद भी देखने को मिलता है। एक ग्लोबल इंपेरेटिव फॉर जस्टिस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एक जस्टिस के लिए अगर ये कम हो जाएगी तो, क्योंकि एक इंसान को स्लेव बनाकर रखना एक तरीके से उस इंसान की जिंदगी बर्बाद करने वाली बात होती है। तो इस तरीके से इसको खत्म करने की बात की जाती है स्लेवरी को, इंसानियत के नाते स्लेवरी यहां पर नहीं होनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट डे है यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ सोलिडेरिटी, यानी कि मिलकर काम करना है। यहां पर अगर किसी को डिटेन किया जाता है या फिर कोई मिसिंग स्टाफ है, यानी कि कोई पर्टिकुलर पर्सन, अगर मान लीजिए कोई जर्नलिस्ट भी है, अगर किसी को यहां पर डिटेन कर लिया, कई बार आप लोगों ने सुना होगा जो आईएसआई के जो बेसिकली जो टेररिस्ट होते हैं, ये कई सारे जर्नलिस्ट की गर्दन कलम कर देते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कई सारे जो लोग हैं इस तरीके से अपनी जान गंवा चुके हैं, तो उसके बारे में यहां पर ये डे उनको याद कर उसके बारे में सेलिब्रेट किया जाता है। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो स्टाफ है, जैसे पीस कीपिंग फोर्स में हमारी कंट्री के बहुत सारे सोल्जर भी काम करते हैं, अलग अलग कंट्री में शांति बनाए रखने का काम किया जाता है यूएन के द्वारा। यूएन की खुद की कोई ऐसे पर्टिकुलर फोर्स नहीं है, अलग अलग कंट्री के जो मेंबर हैं वहां पर सर्व करते हैं, जैसे हमारी कंट्री से भी काफी सारे लोग यूएन फोर्स में जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा कोई रिलेटिव है वो आर्मी में था, अभी फिलहाल जो है अफ्रीका की किसी कंट्री में है। तो इसका मतलब है कि यूएन की पीस कीपिंग फोर्स यानी कि शांति बनाए रखने वाली जो फोर्स है उसका वो पार्ट बन चुके हैं। ठीक है, तो यहां से फायदा क्या होता है कि अच्छी खासी सैलरी मिलने लगती है, एक तरीके से बहुत सारे जो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी जो फायदे होते हैं वो सारे मिलने लगते हैं। तो एक अच्छा खासा बोलते हैं कि अच्छा खासा पैसा कमा लिया पर्सन ने, ठीक है, पर लेकिन नॉर्मली ये शांति बनाए रखने का काम करते हैं। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है वो समझिए आप लोग। तो एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसके नाम पर यहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, यहां पर इनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है, इनको उठाया गया और इनको मारा गया। ये है एलेक कॉलेट, ये एक जर्नलिस्ट थे यहां पर जो कि यूएन के लिए काम करते हुए जिनकी जान चली गई। तो उसी के नाम पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी दुर्घटना देखने को न मिले। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। आइए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं यहां पर इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। बड़ी ही प्यारी न्यूज है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की जा रही है। तो क्या बात की जा रही है समझते हैं यहां पर। सबसे पहले तो आप लोग देखते हैं क्वेश्चन भी आप लोगों को यहीं पर था, यूएसए और इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। यानी कि रिसेंटली अभी यहां पर यूएसए और इंडिया की जो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनिशिएटिव है वो उसको एक लॉन्च किया गया और आगे बढ़ाने की बात की जा रही है ताकि साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडिया और यूएसए आगे बढ़ सके। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये जो इनिशिएटिव है ये इंडिया यूएसए की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे लेकर चलने का जो काम करता है, ये 2000 में इसको मार्च में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अब फिलहाल किस लेवल पर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आगे बढ़ सकते हैं वो यहां पर देखा जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारी कंट्री का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, और यूएसए का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है ये यहां पर मिलकर काम करने वाले इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर। फोकस ये रहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज करना है, खासकर क्रिटिकल एरिया में। कई सारे ऐसे एरिया होते हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की जा सकती है, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, ठीक है, मटेरियल हो गया, या फिर एग्रीकल्चर हो गया, एनर्जी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मशीन है, आप लोगों ने कई बार ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर कि एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि पूरा मशीन काम कर रही है, इंसानों की वहां पर जरूरत ही नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एक बार मदर डेयरी का जो प्लांट था दिल्ली के अंदर उसमें विजिट किया गया था, तो उसमें मैंने देखा था कि वहां पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, सारा जो काम है टोटली मशीन करती है। तो ये सारा जो सिस्टम होता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी बड़ा रोल यहां पर प्ले करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें जो टेक्नोलॉजी है जो यहां पर बेसिकली वो इंसान की तरीके से काम करती है, जिसमें कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का यूज कर आप लोग कुछ ऐसा काम करते हैं। जैसे एप्पल, अगर आईफोन है आप लोगों के पास में तो सीरी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जो पूछेंगे आप लोगों को रिप्लाई करेगा। सेल्फ ड्राइविंग जो कार आ रही है उनके बारे में आप लोगों ने देखा होगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करती है, जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि और भी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में और ऑल ओवर वर्ल्ड में चीजें यूज होती नजर आए। अगर इंडिया के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री में क्या क्या इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, तो नेशनल आर्टिफिशियल जो स्ट्रेटजी है, पूछा जाएगा किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च की गई है। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काफी अच्छे से काम किया जा रहा है अक्रॉस द सेक्टर। खासकर एजुकेशन में बात करें
इसी के साथ में एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, ई कॉमर्स, फाइनेंस और टेलीकम्युनिकेशन, ये वो सेक्टर है जहां पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये माना जाता है कि अगर ऐसे ही चीजें चलती रही तो आने वाले टाइम में पूरा बैंकिंग सेक्टर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करता हुआ नजर आएगा। वहां पर लोग आप लोगों को देखने को बहुत कम मिलेंगे। हो सकता है कि बस 1% है वहां पर जो गेट खोले और गेट बंद करे, और हो सकता है आगे चल के तो वो भी कोई एक रोबोट ही काम करे। ये सारी चीजें एक तरीके से कहीं ना कहीं एक तो करप्शन को रोकती है, काफी कम टाइम कंज्यूम इनके द्वारा किया जाता है, और इसी के साथ में जो इसके अल्टरनेटिव जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ह्यूमन लेबर फोर्स का है। तो फिर इंसानों का क्या करेंगे? तो देखिए उनको भी कोई ना कोई अपनी नॉलेज में, अपनी स्किल में अपग्रेडेशन करना पड़ेगा अगर आने वाले टाइम में सरवाइव करना है। तो रिसेंटली अगर बात करें हमारी कंट्री में जो माई गो, ये कोरोना हेल्प डेस्क जो चैट बोट बनाया गया, ये एक तरीका ऐसा है जिसे आप लोग कुछ पूछेंगे तो आप लोग को रिप्लाई करेगा। तो इसको यहां पर टेक्नोलॉजी के फील्ड में अवार्ड मिले। एक तो मिला बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी, ठीक है, ये अवार्ड मिला इनको, 2 अवार्ड मिले, याद रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है। माई गो कोरोना हेल्प डेस्क चैट बोट के बारे में बात की जा रही है। तो अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? एक तो अवार्ड मिला यहां पर ये बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी, दूसरा मिला यहां पर पीपल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर, ठीक है, जो कि यहां पर बेसिकली रिसेंटली ये कोगैक्स 2020 में आप लोगों को देखने को मिला। कोगैक्स 2020 क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। कोगैक्स जो बेसिकली यहां पर ये कोगैक्स क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये काफी एक प्रेस्टिजियस एक ग्लोबल लीडरशिप समिट है, जो फेस्टिवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होता है, जो कि खासकर जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, यानी कि वो वाली टेक्नोलॉजी जो कि काफी लार्ज स्केल पर जो आज के दिन में दुनिया को फायदा पहुंचा सकती है। तो उसके लिए यहां पर ये बेसिकली एनुअली लंदन में देखने को मिलेगा। 15,000 के करीब इसमें पार्टिसिपेंट रहते हैं एनुअली हर साल, जो कि इसको अटेंड करते हैं, जिन्होंने अगर बिजनेस में, गवर्नमेंट में, इंडस्ट्री में, रिसर्च को ऐसा किया है जो कि काफी ज्यादा फायदा आने वाले टाइम में पहुंचा सकता है, तो उनके लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये कोगैक्स आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है किससे रिलेटेड है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नमूना अगर देखना हो तो इंडियन मूवी आप लोग देखते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखी होगी रजनीकांत की मूवी, ठीक है, रोबोट मूवी देखिएगा रजनीकांत की, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नमूना है जो आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर, काफी प्यारी न्यूज है। ये बात की जा रही है स्टेट के बारे में। तो स्टेट के बारे में क्या न्यूज है? ये बात की जा रही है हेल्थ के बारे में। हेल्थ और एजुकेशन, दो ऐसी चीजें अगर पर्टिकुलर पर्सन को प्रॉपर वे में प्रोवाइड करा जाए, फ्री नहीं तो अफोर्डेबल प्रोवाइड करा दो, ताकि इंसान जो है उसको खरीद सके, इस तरीके से अगर प्रोवाइड करा दिए तो बहुत सारे लोगों को हम लोग अपनी सोसाइटी में इंप्रूव कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर जो राजस्थान के हैं उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि अभी वो रिसेंटली यहां पर हेल्थ, राइट टू हेल्थ के बारे में बात कर रही है। राइट टू हेल्थ के बारे में उनके द्वारा जो बात की जा रही है, ये क्या करेगा? ये प्रिवेंट करेगा प्राइमरी और जो क्यूरेटिव जो केयर है बेसिकली, वो एक तरीके से हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी मेंशन है। यानी कि ऐसी सर्विस प्रोवाइड करना ताकि जनता तक जो है इस कोई दिक्कत देखने को न मिले जब हेल्थ के बारे में आप लोग बात करते हैं। तो क्या क्या बात की जा रही है? पहले तो स्कीम का नाम आप लोग समझिए, ये राजस्थान के बारे में बात की जा रही है। तो राजस्थान हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये एक राज्य है जो आप लोग यहां पर देखते हैं पाकिस्तान के साथ में काफी बड़ी बाउंड्री टच करते हैं। वैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये वो राज्य हैं, 5 राज्य जो राजस्थान की बाउंड्री को टच करते हैं। तो राजस्थान के द्वारा हेल्थ कवरेज के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर राजस्थान वासी जो हैं बताइए यहां पर कैसा है आपका फिलहाल प्रेजेंट में गवर्नमेंट कैसी चल रही है और क्या कर रहे हैं? तो आप लोग बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, क्या चीजें चल रही है, खासकर इनके द्वारा जो स्कीम लॉन्च की जा रही है। तो मुख्यमंत्री जो यहां पर बेसिकली चिरंजीवी जो योजना है, तो ये आप लोगों के स्टेट एग्जाम में बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछी जा सकती है। तो ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए यहां पर लॉन्च की गई है। तो इसके चलते यहां पर बेसिकली जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक्सेसिबिलिटी है वो सिटीजन को प्रोवाइड कराई जाएगी। मतलब क्या है? मतलब ये कि एक तो अच्छी खासा यहां पर स्ट्रक्चर होना चाहिए। पता चला वहां पर गए, वहां पर फैसिलिटी नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो क्या मतलब हो जाएगा? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि लोग वहां तक पहुंच सके, ठीक है। इसी के साथ में अफोर्डेबल होना चाहिए, ताकि अफोर्डेबल तो रहेगी, खासकर इसके लिए बनाए गए ये। तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे एवरी फैमिली को स्टेट के अंदर में, ठीक है। इसके चलते यहां पर इसको सेटअप किया जा रहा है। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें यहां पर देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च के बारे में बात करें तो वो रिकमेंड करता है हमारी कंट्री में कि क्या क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द अवेलेबल जो रिसोर्सेज है स्टेट के अंदर, वो क्या क्या चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं। और पेशेंट्स और इसी के साथ में जो सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और आप लोग स्टूडेंट हो गए, तो आप लोग एक तरीके से चीजों को ग्रहण करने वाले हो गए, मैं प्रोवाइड कराने वाला हो गया। तो ऐसे ही जो पेशेंट है या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है, उनको भी दोनों को फायदा होना चाहिए इससे, तभी चीजें आगे सही डायरेक्शन में चल पाती हैं। तो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड जो है बेसिकली ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया जाता है, ताकि हमारी कंट्री में जो बेसिकली एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है उनको चेंज किया जा सके अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है। जैसे कोरोना आ गया, किसको पता था कि कोरोना रुला के जाएगा, ठीक है, पर लेकिन अब कंडीशन देखने को मिली तो अब चीजें हम लोग चेंज करें उसी तरीके से। हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करें या फिर इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो दोनों के बारे में क्या क्या प्रोविजन है, एग्जाम में आप लोग अगर लिखेगा तो आप लोग काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे हेल्थ के बारे में।
इंडिया जो है ये यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है 1948 के यूनाइटेड नेशन के, उसमें आर्टिकल जो 15 है वो यहां पर इंडिया उसका सिग्नेटरी है यहां पर, यानी कि हम लोगों की ये एक तरीके से रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि हम लोगों का जो स्टैंडर्ड है रहने का उसको बढ़ाएं, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराएं, और ताकि इंसान जो है वो सही रहे, उनको खाना पीना कपड़े वगैरह, उन्हें कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, तो ये तो कम से कम होना चाहिए। मेडिकल केयर और जो सोशल जो सर्विस है वो नेसेसरी वो भी उनके पास में होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग यहां पर देखिएगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करते हैं तो हेल्थ जो है वो तीसरे नंबर पर आती है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भूखमरी जो है वो मिटानी है आप लोगों को, हंगर ये दूसरे नंबर पर आती है, गरीबी खत्म करनी है ये पहले नंबर पर आती है। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग ढंग से इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग काफी अच्छे से लोगों की हेल्थ को इंप्रूवमेंट कर पाते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल 17 है, तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट है ये, जिनके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। बाकी अगर संविधान में आप लोगों से बात करें तो फंडामेंटल राइट जो है हमारे संविधान के अंडर में वो पार्ट थर्ड में आर्टिकल किससे किस तक है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है पार्ट थर्ड के अंदर में। तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर एक आर्टिकल है 21 जिसको आर्टिकल राइट टू लाइफ जो बेसिकली बोलते हैं, आप लोगों ने राइट टू लाइफ के बारे में सुना होगा, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ठीक है। तो ये इसी के अंदर आता है आप लोगों का राइट टू हेल्थ, ठीक है। तो आर्टिकल कोई अलग नहीं है, जब इंसान राइट टू लाइफ के बारे में बात करेगा तो लाइफ तो तभी अच्छी रहेगी ना जब उसकी हेल्थ अच्छी रहे, अगर हेल्थ अच्छी नहीं रहे तो लाइफ कैसे अच्छी रहेगी। तो राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू एक गुड इन्वायरमेंट हो गया, ये सारे इसी आर्टिकल के अंदर आते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। बाकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको डीपीएस भी बोलते हैं, इसमें आर्टिकल 38, 39, 42, 43 या 47 ये भी कहीं ना कहीं राज्य यानी कि जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर यहां पर ऑब्लिगेशन लगाते हैं कि भाई साहब आप लोगों को भी राइट टू हेल्थ के बारे में फोकस करना है। तो यानी कि इंसानों का हक भी है, राइट भी है हमारे सिटीजन का, उसी के साथ में जो गवर्नमेंट है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ड्यूटी भी है कि वो इसको प्रोवाइड कराए। तो इसके चलते यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एरिया जो प्रोवाइड कराया जाता है ये इसी के अंदर यहां पर आता है, सिटीजन के लिए हक और गवर्नमेंट के लिए ड्यूटी। बड़ी ही प्यारी न्यूज है यार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं पहले। एक साइड में तो आप लोगों ने गेहूं की रोटी खाई है, ठीक है, एक साइड में आप लोगों ने मक्की या फिर बाजरा की रोटी खाई है, तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? एक टीम जिसने खाई है, जिसने नहीं खाई है उससे नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई होगा जिसने नहीं खाई होगी, ठीक है, मैक्सिमम सभी ने खाई होगी। आप लोगों को यहां पर ये बताना है, अगर एक नॉर्मल डिफरेंस पूछूं मैं आप लोगों से कि इन दोनों रोटियों में कौन सा डिफरेंस मेन होता है जो आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो आप लोग बताइए और फिर देखिएगा जो आप लोगों ने सोचा है, आर्टिकल डिस्कस करूंगा आगे, तो आप लोगों ने क्या वही सोचा है जो आप लोगों को यहां पर बताया गया था, ठीक है, जो आप लोगों ने बताया था। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, अब ये न्यूज में क्यों है उसके बारे में फिर डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। अब ये हमारी कंट्री में जो आईसीआर है यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो रिसर्च है इसके द्वारा डेवलप किया गया ओन फार्म ग्रीन ये एनर्जी रेफ्रिजरेशन, यानी कि ये बेसिकली फार्म सन रेफ्रिजरेटर भी इसको बोला जा रहा है, तो ये हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए बेसिकली अगर आज के डेट में बात करें आप लोग हमारी कंट्री में जो खासकर किसानों से रिलेटेड कई सारी चीजें अभी डेवलप की जा रही हैं, किसानों की इनकम डबल करने की बात की जा रही है 2022 तक, तो उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट रोल आप लोग बोल सकते हैं। तो एक तो रेफ्रिजरेटर जो कि सोलर सिस्टम के ऊपर काम करेगा, एक तो ये नया स्टडी की गई जिसको पूसा FSF यानी कि फार्म सन रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज बेसिकली, ठीक है, फ्रिज बोला गया है। एक तो इसके बारे में बात की जा रही है। दूसरा है टेक्नोलॉजी, ये क्या करना है, ये ग्लूटेन निकालेगा कहां से, गेहूं के अंदर से बेसिकली, और इसके अंदर किसके अंदर मिलाया जा रहा है इसको, बाजरा के अंदर और या फिर मक्का के अंदर। तो बाजरा और मक्का के अंदर यहां पर मिलाया जा रहा है इसको उसके आटे में। नॉर्मली अगर आप लोगों ने मक्का की रोटी खाई है तो आप लोगों ने देखा होगा वो थोड़ी सी टाइट होती है, ठीक है, वो एक तरीके से थोड़ी टाइट हो जाती है, जरा सी देर में गर्म की और जैसे रोटी बनी तो आप लोगों को टाइट नजर आएंगी थोड़ी सी। तो उनके अंदर जो है नॉर्मली गेहूं के अंदर जो लचीलापन होता है, गेहूं की रोटी के अंदर जैसे आटा आप लोग गूंदेंगे गेहूं का तो आप लोग को देखने को मिलेगा उसके अंदर लचीलापन होता है। तो किसकी वजह से होता है, वो ग्लूटेन की वजह से होता है। तो ये जो ग्लूटेन है ये निकालकर यहां पर बेसिकली अगर मक्का और बाजरा की जो बेसिकली आटा है उसके अंदर अगर मिलाया जाए तो इनकी रोटी भी बिल्कुल उसी तरीके से लचीली बनेगी जैसे कि यहां पर गेहूं की बनती है। तो उससे क्या फायदा होगा उसके बारे में भी समझेंगे। पहली रिसर्च के बारे में बात करते हैं। ये जो रिसर्च है इसका नाम जो यहां पर बेसिकली है पूसा फार्म सन फ्रिज। तो ये जो बोला गया 100% सोलर पावर बैटरी लेस ये कोल्ड स्टोरेज देखने को मिलेगा जिसमें 2 टन तक का फ्रेश हार्वेस्ट जो प्रोड्यूस है वो रख सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग मान लीजिए एप्पल लाए खेतों में से, ठीक है, आप लोग मान लीजिए कोई आम वगैरह लेकर आया, अमरूद वगैरह लेकर आया, तो आप लोग इनको 2 टन तक का रख सकते हैं इसके अंदर में, और ये इसको फ्रेश रखेगा। लगभग 3 से 4 डिग्री डे और 8 से 12 डिग्री ये नाइट में ये इसका टेम्परेचर रख सकता है। और आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस इसको लगा दो और ये काम करेगा। सोलर पैनल लगी होंगी इसके ऊपर, उसके बेस पर काम करेगा। यानी कि इस तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं
कि ये जो फार्म सन जो फ्रिज है इस तरीके का सोलर पैनल के बेस पर यहां पर ये चलेगा और इसके अंदर 2 टन अगर सामान आप लोगों ने रख रखा है तो ठंडा रहेगा, वो खराब नहीं होगा, लंबे समय तक चल पाएगा। बहुत ज्यादा दिक्कत तो इसीलिए देखने को मिल जाती है आज के दिन में हमारी कंट्री में। बहुत सारा जो सामान है वो खेतों से जब निकाल कर लाते हैं तो वो खराब हो जाता है, मार्केट तक ले जाते तो इसलिए इसको सुधारने की भी बात की जाती है। तो इसके ऊपर जो इसीलिए यहां पर ये स्टडी की जा रही है ताकि किसानों के लिए इसका फायदा देखने को मिल सके। तो इसी के चलते यहां पर बात की जा रही है रूफ सोलर पैनल लगाए जाएंगे, एयर कंडीशनर या फिर जो पंप भी है यहां पर, जो समरसेबल का नाम आप लोगों ने सुना है, समरसेबल जो बेसिकली लगाया जाता है पानी निकालने के लिए, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो इस तरीके से यहां पर ये काफी बड़ा ये रोल प्ले यहां पर करते हैं। अगर आगे बात करते हैं दूसरा यहां पर जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है एक्सट्रैक्ट करने के लिए ग्लूटेन की बात यहां पर की जा रही है। बेसिकली किससे यहां पर ये व्हीट यानी कि गेहूं से निकाला जाएगा। जैसे बाजरा की रोटी होती है, मक्का की रोटी होती है, तो गेहूं की जो रोटी होती है वो उसके कंपेयर में जो लचीली होती है, तो यहां से जब ग्लूटेन निकाल के आप लोग यहां पर यूज कर पाएंगे बाजरा मक्का ज्वार के अंदर में या फिर कोई दूसरा जो मिलेट्स है उसके अंदर में, तो फिर क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि इनके अंदर काफी लार्ज स्केल पर प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्रूड फाइबर होते हैं, न्यूट्रिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, जो व्हीट के कंपेयर में काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो मैं अभी बताऊं आप लोगों को, मेरी मम्मी आजकल ऐसे काम काफी ज्यादा करती है, जैसे कि गेहूं है, ठीक है, तो उसमें बाजरा का आटा मिला देगी, मक्का का आटा मिला देंगी, इतनी शानदार यार वो रोटी लगती है, अगर इंसान 2 खाए तो 4 खा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग उनका टेस्ट इतना शानदार बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखो घर में आप लोग इसको वो नहीं बोलते हैं नॉर्मली, आप लोगों ने देखा होगा, मैं बोला था जब मैं रोटी खा रहा था बैठे बैठे, तो मैंने बोला मम्मी को, मैंने कहा आपने तो मल्टीग्रेन ब्रेड बना दिया इनको। तो जिस तरीके से मार्केट से जाके आप लोग मल्टीग्रेन ब्रेड लेकर आते हैं ना, उसमें आप लोग देखते हैं कई कई सामान मिले रहते हैं, ये सारी चीजें आप लोग घर में बना सकते हैं, मार्केट से जाने की जरूरत नहीं है। उसमें तो कुछ ना कुछ ऐसे भी चीजें मिलाई जाएंगी कि लंबे समय तक उसको रखा जा सके प्रिजर्वेटिव की तरीके से, ठीक है। पर लेकिन अगर इस तरीके से आप लोग इनको यूज कर पाओगे तो ये काफी टेस्टी रहेगा और घर का बना हुआ खाना तो वो नहीं कहते माशाअल्लाह मजा ही आ जाए, ठीक है। तो वो वाली बात है। तो बाहर से खाना खाने के कंपेयर में बहुत ज्यादा अच्छा है, एक हेल्दी खाना है, क्योंकि बाहर पता नहीं क्या क्या चीजें मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट के बेस पर काम करते हैं। आप लोग की मम्मी थोड़े ना उनको प्रॉफिट चाहिए आप लोगों से कुछ कि हाँ भैया प्रॉफिट मिलेगा इसलिए अच्छा खाना खिलाती हूं आपको, उनका प्यार ही बस एक तरीके से जो प्यार है आप लोगों के लिए वही उनके लिए सारी प्रॉफिट, सारी जमीन जायदाद दौलत वही है, बस बच्चे खुश रहे हैं, उनके लिए जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं माँ बाप जो होते हैं। तो इसीलिए यहां पर ये बात की जा रही है, अगर आप लोग गेहूं की रोटी में ये सारी चीजें अगर और कई सारे प्रोटीन विटामिन, नॉर्मली गेहूं की रोटी जो है ना वो अगर देखें उसके कंपेयर में अगर आप लोग ये ज्वार बाजरा रोटी ये मक्का की रोटी अगर खाएंगे, ये काफी ज्यादा हेल्दी होती है, काफी हैवी भी होती है, हालांकि इनके लिए थोड़ा सा ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो ये जो रोटी होती है इन रोटी में विटामिन मिनरल जो बेसिकली फाइबर होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं व्हीट के कंपेयर पर। दिक्कत क्या है, ग्लूटेन जो प्रोटीन है बेसिकली इसकी कमी रहती है। तो अगर ये भी इसके अंदर मिल जाए तो फिर ये वो नहीं कहते कि सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। तो इसके चलते यहां पर जो इलास्टिसिटी है वो बढ़ जाएगी, जो कि काफी टाइट रहती है। कई बार कई सारे लोग इसको नहीं खा पाते हैं प्रॉपर वे में, ठीक है, कईयों को तो मुझे लगता है अच्छी भी नहीं लगती होगी, भाई मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। तो यहां पर बाजरा मेज वगैरह जो है ये सारे, तो इसमें ये इसका जब आटा मिलाया जाएगा, ये सारा मिक्स किया जाएगा, तो एक शानदार तरीके का एक नया आटा निकल कर आ रहा है जिसका नाम रखा गया यहां पर हालूर, ठीक है। तो ये हालूर सॉफ्ट बाजरा फ्लोर आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें ग्लूटेन भी रहेगा। तो ये नई टेक्नोलॉजी के बेस पर डेवलप किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है ये क्या है, ठीक है। तो याद रखना क्या है, तो यहां पर ये बेसिकली आटा है जो कि यहां पर इसमें ग्लूटेन मिलाया जाएगा, कहां से, गेहूं से निकालकर, तो एक नया आटा डेवलप किया जा रहा है। तो काफी अच्छी न्यूज थी, आई होप कि आप लोगों को ढंग से समझ में आ गई होगी। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ओके, जो नेक्स्ट न्यूज है यहां पर ये पॉलिटी के बारे में बात की जा रही है और यहां पर बात की जा रही है इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल के बारे में। अगर आप लोगों से इंश्योरेंस पूछे तो इसका मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आप लोग कोई भी अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो उसको बेसिकली ऐसे देखते हैं कि ये इंश्योर करेगा मुझे कि कल को कोई दिक्कत अगर आ रही है तो उस टाइम पर मेरी हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंसान का एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए इंश्योरेंस ले रखा है कि भाई साहब गाड़ी का इंश्योरेंस ले रखा है, गाड़ी टूट गई, बाइक का इंश्योरेंस ले रखा है, बाइक टूट गई तो आप लोग की सुधर जाएगी, आप लोगों को ज्यादा पैसा देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे इंश्योरेंस काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आप लोग ले सकते हैं, तो इंश्योरेंस काफी अच्छे होते हैं। तो एक तरीके से ये जो कोई रिस्क आने वाला है उसके लिए हेज यानी कि एक बाढ़ का काम करेगा। जैसे ऐसे हेज लगी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, को स्कूलों में कई बार होती थी, एक टीचर थे हमारे वो बड़ा प्रोटेक्ट करते थे यार इनको, सबको बोलते थे कि जो कोई बच्चा अगर बीच में से ऐसे नहीं रास्ता थोड़ा रहता है ऐसा निकल कर चला जाएगा तो दो जो उनको दिख गया जो डांट पिलाते थे वो, मतलब उनसे खतरनाक कोई आदमी नहीं है। अगर कोई इस तरीके से कोई भी यहां पर इस तरीके से स्कूल में अगर कोई नुकसान पहुंचाता था तो इस तरीके से जो रिस्क है उसको कम करने का काम करते हैं। अनसर्टेनिटी, अगर कोई लॉस कोई आता है, अनफॉर्चुनेट कोई कंडीशन बन जाती है जिसके बारे में सोचा नहीं था,
तो उसको खत्म करने का काम करते हैं। तो फाइनेंशियल लॉस या कोई ऐसा रिस्क उसको मैनेज करने का काम किया है इंश्योरेंस। इसीलिए इंश्योरेंस जो है, अगर आप लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे, जैसे यूएसए के अंदर इंश्योरेंस कंपलसरी है, बिना इंश्योरेंस के आप लोग हेल्थ की कोई फैसिलिटी नहीं ले सकते, वहां पर इंश्योरेंस आप लोग कराना ही कराना पड़ेगा। तो ये हमारी कंट्री में ये कंपलसरी नहीं है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हमारी कंट्री में इस तरीके से होना चाहिए कि इंश्योरेंस आप लोग कराना ही कराना है, क्योंकि लॉस कई बार यहां पर झेलने पड़ जाते हैं, दिक्कत कई सारी हो जाती है। अभी न्यूज में किस लिए है? न्यूज में इसलिए एक नया बिल लाया जा रहा है। ये जो अमेंडमेंट करेगा कौन से बिल, कौन से एक्ट में करेगा? तो 1938 के एक्ट में करेगा। देखिए, जब तक पार्लियामेंट में पास नहीं होता है, एक बच्चा नया नया अभी जुड़ा है, उसने बोला सर आई एम द न्यू मेंबर इन द एसएलवी फैमिली, सर मुझे बिल और एक्ट में डिफरेंस बताइए। तो बिल देखिए वो होता है जब आप लोग इनिशियल फेज में होते हैं पार्लियामेंट में, जिसके ऊपर काम किया जाता है। अगर कोई ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसको पार्लियामेंट में डिस्कस किया जा रहा है, तो पहले मान लीजिए लोकसभा में डिस्कस किया गया, फिर राज्यसभा में डिस्कस किया, और फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर उसके ऊपर हो गए, प्रेसिडेंट का ठप्पा, प्रेसिडेंट की मोहर लग गई, तो फिर ये जो बिल है ये एक्ट बन जाएगा, यानी कि अब कंफर्म हो गया है, इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, जैसे आप लोग इंग्रेडिएंट्स लेकर आ रहे हैं ना, आप लोग क्या लेकर आए, कई सारी सब्जियां लेकर आए आप लोगों ने, फिर उसको चलकर मिक्स वेज बना दिया। ठीक है, तो मिक्स वेज जब खाने के लिए तैयार है, तो एक्ट जो है वो मिक्स वेज है, जब खाने के लिए तैयार हो जाता है, और इनिशियल फेज में जब बना रहे हैं तो आप लोग उसको, तब वो बिल होता है। तो बिल होता है जो प्रोसेसिंग जो चीज होती है, जब बनकर तैयार हो जाता है वो एक्ट होता है, जो इंप्लीमेंट करने लायक होता है। तो इंश्योरेंस जो बिल है 2021 यहां पर, उसमें पहले 49 था, यहां पर ये जो लिमिट थी बाहर का कोई कंपनी आकर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, अब ये 74 हो गया है। तो यहां पर देखिए क्या होता है, बेसिकली इसको काफी अलग तरीके से देखा जाता है। मान लीजिए हमारी कंट्री कोई कंपनी है, वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है, और कल को चलकर उसने अपना जो शेयर है वो चाइनीज कंपनी को भेज दिया, कि चाइनीज कंपनी के हाथ में पावर आ गई, यहां पर 55% शेयर चाइनीज कंपनी के हाथ में चले गए। अब वो खुद डिसाइड करेंगे चाइना की कंपनी हमारी कंट्री में इंश्योरेंस क्या रहना है। तो इसके चलते कई बार क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली थोड़ी सी, तो क्या हम लोग को यहां पर किसी के हाथ में इस तरीके से अपनी कंट्री का इंश्योरेंस सेक्टर देना चाहिए? तो उसके चलते कई बार बात की जाती है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां पर अब बढ़ जाएगा, जो प्रेजेंट एक्ट में था तो उसको और अच्छे लेवल पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो इंश्योरेंस बिजनेस बढ़ेगा, बाहर से इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो और अच्छे लेवल पर पैसा आएगा हमारी कंट्री में। ये सारे काम कौन मैनेज करता है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है, ये काफी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में आप लोग याद भी रख सकते हैं। ये काम करती है हमारी कंट्री में इंश्योरेंस एरिया को डेवलप करने के लिए, उसके लिए एक तरह से मैनेज करने के लिए। तो इसको बोलते हैं IRDAI। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली नाम में आप लोग देखते हैं, इंश्योरेंस को रेगुलेट करेगी और इसी के साथ में डेवलपमेंट करेगी इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो ये अथॉरिटी है जो कि 1999 में बनाई गई थी। इंटरेस्टिंग है इसका हेडक्वार्टर, नॉर्मली आप लोगों को ऐसी सिटी में देखने को मिलेगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता पर, लेकिन इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को हैदराबाद के अंदर देखने को मिलेगा, तेलंगाना के अंदर। चलिए क्वेश्चन आप लोग बताइए फिलहाल आज के में चेयरपर्सन कौन है इसके, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ये जो बॉडी है ये किसके अंदर आती है? IRDAI, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, जो कि निर्मला सीतारमण जी के अंडर में है। जो ये स्टैट्यूटरी है, स्टैट्यूट यानी कि एक एक्ट पास कर इसको पार्लियामेंट में बनाया गया, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1999 में इसको बनाया गया। कौन है इसके चेयरपर्सन, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो यहां पर जो बात की जा रही है कि अगर यहां पर 49 था पहले, अब यहां पर इनको 74% तक यहां पर आकर ये इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो कंट्रोल है वो पहले रिस्ट्रिक्टेड था हमारी कंट्री के हाथ में, अब यहां पर बाहर के हाथ में कंट्रोल चला जाएगा। तो इसके चलते रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है कि अब आप लोग मान लीजिए किसी को भी बाहरी कंट्री के हाथ में भी पावर दे सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की। इसका क्रिटिसाइज काफी ज्यादा किया जा रहा है कि यार अगर इस तरीके से आप लोग बाहर के सेक्टर के हाथ में पावर दोगे तो इसका मिसयूज कल को किया जा सकता है। पर लेकिन गवर्नमेंट कोई ना कोई प्रोविजन ऐसे रखे ताकि यहां पर उसका मिसयूज न हो। तो देखने वाली बात है, क्योंकि अगर हमारी ही इंडियन के हाथ में रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। पता चला कल को चाइना के हाथ में जा रहा है और पता चला कोई पाकिस्तान के हाथ में भी चला गया, हालांकि उनका इतना अभी अच्छा लेवल नहीं है कि इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहां पर करें, और इंडिया के अंदर कई सारी रिस्ट्रिक्शन रहती हैं खासकर इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर। तो फिर भी ये कुछ बातें हैं जिनके ऊपर फोकस दिया जा सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हल्का सा गवर्नेंस के बारे में बात की जा रही है, और ये एक तरीके की आप लोग थोड़ी सी एक अलग डिफरेंट सी न्यूज बोल सकते हैं। नॉर्मली चीजें इसलिए लाई जाती हैं कि चीजों को प्रोडक्टिव बनाया जा सके, हालांकि इसका मिसयूज भी एक तरीके से उसी डायरेक्शन में आप लोग बोल सकते हैं कि मिसयूज रोकना भी एक प्रोडक्टिविटी है। पर लेकिन फिर भी लोगों के अंदर एक हेजिटेशन हो जाएगी उसको यूज करने से पहले कि कल को उल्टा हम ही ना फंस जाए। ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। बिहार लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल लाया गया 2021। इसमें यह बोला गया अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो इसमें झूठा कोई केस लेकर आता है, फॉल्स केस लेकर आता है इसके अंदर, एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन क्या होता है? ये बेसिकली लोकायुक्त आप लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, लोकपाल, जनता का रखवाला। ठीक है, तो इसको लोकायुक्त बोलते हैं। लोकपाल तो सेंट्रल लेवल पर बोल देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का लोकपाल हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का लोकायुक्त हो गया। तो इसके द्वारा प्रपोज किया गया कि अगर कोई झूठा केस लेकर यहां पर आता है तो उसके खिलाफ केस चलाया जाएगा उल्टा, यानी कि आप लोगों को बिल्कुल सटीक केस लेकर आना है। अब सामने वाला कोई केस लेकर चला गया, उसको बेचारे को सच्चा लग रहा था, पता चला झूठा हो गया, तो वही फंस जाएगा जो केस लेकर चला गया। तो लोकायुक्त जो है यहां पर ये
ये काफी लार्ज स्केल पर इन्वेस्टिगेट करता है और प्रोसिक्यूशन के जो बेसिकली इसके फंडे होते हैं करप्शन को रोकने के लिए कि करप्शन कैसे हो रहा है पब्लिक सर्वेंट फोर्स पर, तो उसको रोकने का काम करता है। यानी कि कोई पर्टिकुलर आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो गया, कोई और दूसरा ऑफिसर है, अगर वो करप्शन कर रहा है और आप लोग लोकायुक्त के अंदर चले गए और आप लोगों को पता चला वो झूठा केस था, तो आप लोगों के ऊपर ही कार्रवाई होनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि एक तरीके से मिसयूज होने से रोकने की बात की जा रही है। तो ये इसके अंदर चेंज किया जा रहा है, अभी प्रपोज लेजिस्लेशन के अंदर यहां पर चेंज की बात की जा रही है। बिल जो है यहां पर ये बेसिकली अगर कोई फॉल्स केस लेकर आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यहां पर केस फाइल किया जा सकता है उसके खिलाफ, और यहां पर अगर कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी तो 3 साल तक की जेल हो सकती है और उसके साथ में फाइन भी लग सकता है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर कोई भी झूठा केस या रॉन्ग एफिडेविट यहां पर फाइल किया है गलत इंफॉर्मेशन के साथ में, तो उस इंसान को जेल में डाला जा सकता है और 3 साल तक की सजा और फाइन उसके ऊपर लग सकता है। आखिर इसका क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, इसका चेंज का क्रिटिसिज्म इसलिए किया जा रहा है कि देखिए नॉर्मली लोग वैसे इन सब चीजों का यूज नहीं करते हैं। हमारी कंट्री में एक ह्यूज लेवल पर करप्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। किसी भी मैक्सिमम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को वहां पर लोग पैसे खाते हुए नजर आएंगे। देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खासकर जो यहां पर एसएलवी फैमिली के अंदर लेक्चर देखते हैं, आप लोगों को जो ये एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है इसका बेसिक पर्पज ये है कि आगे चलकर किसी भी डिपार्टमेंट में आप लोग जाओ तो कम से कम कोई पर्सन तो ऐसा रहे कि हाँ यार यहां पर ये घूस नहीं लेता है। एक तरीके से वो जिंदगी आप लोग जीकर देखना, इतना मजा जिंदगी जीने में आएगा। शाम को जब आकर लेटा करोगे ना तो आप लोग ऐसी नींद लोगे कि आप लोगों की नींद इतनी गहरी होगी कि आप लोगों को लगेगा कि यार हाँ जिंदगी जो है वो शांति में कट रही है। पर लेकिन अगर घूस लोगे तो सामने वाले का एक तरीके से एहसान हो गया, सामने वाला आप लोगों को इस तरीके से देखेगा पता नहीं उसने आपको खरीद लिया है। तो ये सारी चीजें से आप लोग थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रख सकते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि ये फीस है आप लोगों से, अगर आप लोग कहीं पर भी जाते हैं तो कम से कम वहां करप्शन मत करना, लगे कि यहां पर कोई एसएलवी फैमिली का मेंबर बैठा हुआ है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा था, तो यहां पर एक फैमिली मेंबर है जिनका नाम है शारदा। शारदा के द्वारा अभी यहां पर एक बेसिकली एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर की गई जो मुझे लगता है आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए, और आप लोग भी यहां पर कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा पर्सन मिलता है तो उसकी हेल्प कर सकते हैं। एक औरत है जो लगभग 65 ईयर की है, उसका हस्बैंड जो है वो भी सही कंडीशन में नहीं है। एक तरीके से उसका जो बेटा है वो भी शराब वगैरह पीता है, अलग रहता है, माँ को पीटता है। माँ जो है सिलाई विलाई करके अपना जिस तरीके से जुगाड़ करती है। अभी यहां पर जो बेचारी इतनी परेशान हो गई, सुसाइड करने चल पड़ी, तो यहां पर इनके द्वारा उनको बचाया गया। तो यहां से देखिए कई सारे ऐसे लोग आप लोग को देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा भी आप लोग हेल्प वहां पर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान की जिंदगी आप लोग बचा सकते हैं। तो ये यार देखिए, पैसा मैं ये नहीं कहता कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं कहता मुझे पैसे की जरूरत है, क्योंकि मुझे भी ये सारा सिस्टम चलाना है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। आप लोग कोई काम करना है पैसे की जरूरत पड़ेगी, पर लेकिन इतना ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है कि आप लोग उसके बिना मर जाओगे बिल्कुल। ठीक है, कि पैसा इतना होना चाहिए कि बेशुमार होना चाहिए। एक बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए पैसा होना चाहिए और वो आप लोग गवर्नमेंट सैलरी से मिल जाएगा आप लोग की जिंदगी चलाने के लिए। इतनी सारी फैसिलिटी दी जाती है गवर्नमेंट सैलरी जॉब के अंदर में कि मुझे नहीं लगता कि करप्शन की वहां पर जरूरत नॉर्मली पड़ती है। पर लेकिन जो लालच में आकर ये बेसिकली अपने ही जो लोग रहते हैं उन्हीं के लिए यहां पर ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ये आज की डेट में अगर आप लोग सिंगापुर में जाओगे, जापान में जाओगे, वहां पर करप्शन के नाम पर जीरो आप लोग को चीजें देखने को मिलेगी। इतनी शानदार कंट्री है यार, देख करना दिल बाग बाग हो जाता है। ठीक है, जर्मनी के अंदर जाओगे आप लोग ऐसी ऐसी कंट्री देखोगे जहां पर जो लोगों के अंदर एथिक्स बेसिकली डाली जाती है, स्टार्टिंग से नैतिक शिक्षा उनके अंदर डाली जाती है। पर हमारी कंट्री में चीजें काफी लो स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ये खामियाजा हमको आज की डेट में भी भुगतना पड़ता है। तो पैसा तो कमाना है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमाना है, जितना ज्यादा पैसा कमा सको उतना ज्यादा अच्छा है, पर लेकिन उसको एक सही तरीके से कमाना है। ठीक है, उसको सही तरीके से फिर यूज भी करना है। ऐसा नहीं कि बस पैसा कमाए जा रहे हैं और जिंदगी को बर्बाद करें, अपनी भी और औरों की भी। तो पैसा जितना कमा सकते हैं, एक शानदार गाड़ी लीजिए, एक घर लीजिए, पूरा अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है, पर लेकिन इतना नहीं कि वो आप लोगों की सुख और शांति छीन ले, उतना नहीं। ठीक है, इतना कमाओ जिससे आप लोगों की जिंदगी में खुशी बनी रहे। जब जब पैसा टेंशन देना स्टार्ट कर देगी, एक तरीके से नहीं, एक इंसान है उसके पास में पैसा नहीं है, चादर तान के सोता है, एक करोड़पति और भाई साहब रो रो कर जीता है अपनी जिंदगी को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं पैसा कमाने में पूरी हेल्थ बर्बाद कर दी और फिर उस हेल्थ को सही कर रहे हैं पैसा लगा लगा कर, तो वो वाली कंडीशन मत करना। ठीक है, रणथंबोर जो बेसिकली टाइगर रिजर्व है उसके बारे में बात की जा रही है। तो रणथंबोर जो टाइगर रिजर्व है, ये आप लोगों को यहाँ पर रणथंबोर टाइगर सेंचुरी राजस्थान के अंदर है। पहली बात तो ये 6 टाइगर जो यहाँ से मिसिंग चल रहे हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो क्वेश्चन ये बन जाता है नॉर्मली कि ये कहां पर लोकेटेड है, तो राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। कौन सी जो माउंटेन जो हिल रेंज है उसके बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो जो अरावली है और जो विंध्या हिल है उसके बीच में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। रणथंबोर जो नेशनल पार्क है, ये यहाँ पर जो सवाई मानसिंह और इसी के साथ में यहाँ पर कैला देवी सेंचुरी, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, कंप्राइज करते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगी काफी लगभग 1000 साल पुरानी हिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसी के ऊपर आप लोगों को 700 फीट के टोल हिल पीक भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि चौहान रूलर के द्वारा यहां पर जो चीजें स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए इनको यूज किया जाता था। ठीक है, तो राजस्थान के बारे में बात की जा रही है। देखिए, अगर स्टेट के बारे में कोई न्यूज आती है तो स्टेट के एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वो। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके,
आगे चलते हैं, यहां पर इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। बड़ी ही प्यारी न्यूज है और आप लोगों के चक्षु खोलेगी यहां पर ये न्यूज। ये बात की जा रही है ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में। ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात की जा रही है। इसको समझने के लिए आप लोग थोड़ा ऐसे समझिए। मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है जो मार्केट में बैठा है और वो एप्पल बेच रहा है, ठीक है। एप्पल बेच रहा है मार्केट में बैठकर। आप लोगों को क्या करना है, ये पर्टिकुलर पर्सन जो एप्पल बेच रहा है, ये इंसान जो है आप लोगों को एप्पल देगा और आप लोग इसको पैसे दोगे, ठीक है। तो क्या हो गया इससे हो गया कि पैसा आप लोगों का इसके पास जा रहा है और एप्पल आप लोगों के पास में आ रहा है। तो आप लोगों के पास में जो एप्पल आ गया, आप लोग उसको यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर पर्सन को, जो ए है, जो मार्केट में बैठा हुआ है, अगर इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिप्लेस कर दूं, आरबीआई से, और ये जो एप्पल है इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिप्लेस कर दूं, तो आप लोग क्या करेंगे यहां पर, आप लोग यहां पर जाकर अगर ये सिक्योरिटी खरीद रहे हैं तो एक तरीका आप लोग का इन्वेस्टमेंट होगी यहां पर इसके अंदर, ठीक है। आप लोगों को उसके लिए आप लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा उसका, आप लोगों के पैसे का जो भी आप लोग यहां पर सिक्योरिटी में लगाएंगे, तो ये एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो आरबीआई क्या करता है, जब मार्केट से पैसा खींचना होता है तो यहां पर ये क्या करता है, ये इस तरीके से यहां पर मार्केट में सिक्योरिटी बेचना स्टार्ट कर देता है। अब जब मार्केट में पैसा लाना होता है तो सिक्योरिटी खरीदना स्टार्ट कर देता है वापसी, ठीक है। यानी कि सिक्योरिटी खरीदना स्टार्ट कर देगा, पैसा मार्केट में जाएगा। तो मार्केट में लिक्विडिटी को इंक्रीज करना है, यानी कि पैसे को बढ़ाना है और पैसे को घटाना है, तो इसके लिए ऑपरेशन यूज किया जाता है। तो कई सारे ऑपरेशन है, उनमें से एक ऑपरेशन यहां पर ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, उसके द्वारा ओपन मार्केट ऑपरेशन यहां पर चलाया जाता है, जिसमें लगभग यहां पर अब की बार जो बात की जा रही है 10,000 करोड़ रुपए यहां पर, जिसके लिए यहां पर बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशन मार्केट में अभी देखने को मिलेगा। तो यहां पर परचेज और सेल जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उनको बेचा और खरीदा जाता है। अगर बेचना है सिक्योरिटी को मार्केट में, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में सिक्योरिटी जाएगी, लोग अपना पैसा आरबीआई को देंगे, तो मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी। अगर मार्केट में से ये बेसिकली, अगर मार्केट में ये बेसिकली क्या करेगा, सिक्योरिटी को अगर खरीदेगा तो फिर मार्केट में पैसा जाएगा जिन लोगों के पास में सिक्योरिटी है, तो उस तरीके से फिर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो ये बाइंग और सेलिंग जो फंडा है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी का ओपन मार्केट के अंदर, इसको बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशन करते हैं और आरबीआई का ये टूल है लिक्विडिटी को यहां पर कंट्रोल करने का मार्केट के अंदर। कई और इंपॉर्टेंट बातें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। दो तरीके के ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं। पहला तो जब बैंक बाई करता है यहां पर दी सिक्योरिटी, ये जो सिक्योरिटी होती है, जो बेसिकली जब बाई करेगा बैंक तो इंजेक्ट करेगा मनी सिस्टम के अंदर में, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और बाद में ना बेसिकली इट इज विदाउट एनी प्रॉमिस नहीं है बाद में कि कैसे इनको सेल करना है लेटर, ठीक है। यानी एक तरीके से यहां पर कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं है, लंबे समय तक आप लोग इनको रख सकते हैं। सेंट्रल बैंक जो यहां पर दूसरा रहता है यहां पर जब सेल करता है, ठीक है। यानी कि पहले में बाई करता है और दूसरे में सेल करता है, तो इसका मतलब सिक्योरिटी बेच रहा है मार्केट में, तो विड्रॉ कर रहा है मनी मार्केट से, ठीक है। तो ये सेम फंडा देखने को मिलेगा। तो दो तरीके होते हैं, सेल करना और बाई करना। गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी है वो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेडेबल मान के जिसका आप लोग बेच सके और खरीद सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहां पर इशू करती है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ और बातें अगर आप लोगों से पूछ ली जाए कंफ्यूजन में डालने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल, इसी के साथ में बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी, ये सारे इशू करती है। स्टेट गवर्नमेंट ओनली बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटी यहां पर बेसिकली करती है। ये यहां पर ट्रेजरी बिल आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ट्रेजरी बिल क्या होता है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी होती है ये, जो कि यहां पर विद ओरिजिनल मैच्योरिटी इसका 1 और लेस देन 1 ईयर होता है, यानी कि 1 साल के लिए आप लोग इनको बोल सकते हैं। ये बेसिकली सामने निकल कर आती है। गवर्नमेंट जो बॉन्ड है या डेटेड सिक्योरिटी जो है यहां पर, ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है, जिनका 1 साल या फिर इससे ज्यादा होता है। यानी कि जो ट्रेजरी जो बिल है उसका एक्सटेंडेड वर्जन है यहां पर, यह है गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर डेटेड सिक्योरिटी, जिसमें 1 साल या उससे ज्यादा टाइम यहां पर लिया जाता है, जबकि ट्रेजरी बिल के अंदर 1 साल या फिर उससे कम लिया जाता है, ठीक है। ट्रेजरी बिल स्टेट गवर्नमेंट नहीं इशू कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ इशू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटी इशू कर सकती है, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता अब आप लोगों को इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक नेशनल न्यूज के बारे में। ये भी बड़ी प्यारी न्यूज है, यहां पर सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट के बारे में बात की जा रही है। लोकसभा के अंदर अभी सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट देखने को मिली, जो सेकंड बैच 2020-2021 के लिए। इसके बारे में समझते हैं बेसिकली क्या है सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है। आप लोग बोलो कि सर ये चीजें आपने दी थी, कमी पड़ गई है, थोड़ा सा और सप्लाई कर दो, तो एक तरीके से जो कम पड़ गई है उसको फिर से आगे लेकर चलना। तो इसके चलते जो अमाउंट जो हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट है उसके पास में अथॉरिटी है कि एक तरीके से अप्रोप्रिएशन एक्ट लेकर आए पर्टिकुलर सर्विसेज के अंदर, ठीक है। तो करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर इनसफिशिएंट लगता है, यानी कि जो भी आप लोगों ने पैसा दिया है वो इनसफिशिएंट लग रहा है, तो सप्लीमेंट्री पैसा आप लोगों को देना है। तो पार्लियामेंट बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जैसे हमारी कंट्री में स्टार्ट कब होता है, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। तो जो पैसा बजट में दिया जाता है तो उसमें अगर कोई कमी पड़ रही है उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए तो और सप्लीमेंट पैसा देना, तो ये होता है बेसिकली सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है।
एक्ट जो है यहां पर अगर सॉरी आर्टिकल जो है यहां पर 115 है, जो सप्लीमेंट्री, एडिशनल और जो एक्सेस ग्रांट के बारे में बात करते हैं। तो सप्लीमेंट्री मैंने आप लोगों को बता दी, अब एडिशनल ग्रांट की बात करते हैं। एडिशनल ग्रांट जो है यहां पर ये करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर कोई ऐसी न्यू सर्विस आप लोगों को लेकर आनी है जिसके बारे में बजट में मेंशन ही नहीं था, बजट में विचार नहीं किया था, तो उसके लिए एडिशनल ग्रांट देना पड़ेगा कि यार बजट में तो मेंशन नहीं किया पर लेकिन अब इसकी जरूरत यहां पर पड़ रही है, तो उसके लिए एडिशनल पैसा आप लोग दे देते हैं। ठीक है, ये सर्विस भी है, इसके लिए थोड़ा एडिशनल पैसा दे देते हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री हो गया, एडिशनल ग्रांट हो गया। अब यहां पर बात करते हैं एक्सिस ग्रांट। एक्सिस ग्रांट क्या है? यहां पर जब मनी जो है वो स्पेंड करनी होती है किसी सर्विसेज के ऊपर, ठीक है, तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल जो बेसिकली ईयर के अंदर में, और जो अमाउंट है वो जितना पैसा दिया उससे ज्यादा बढ़ गया यहां पर, यानी कि पैसा जो है और ज्यादा बढ़ गया है, तो बिल्कुल होता तो सप्लीमेंट्री की तरीके से है, पर लेकिन यहां पर पब्लिक अकाउंट कमेटी से आप लोगों को यहां पर अप्रूवल लेना पड़ता है इसके लिए लोकसभा के अंदर, तब आप लोगों को एक्सिस ग्रांट मिलेगा। यानी कि थोड़ा सा और ज्यादा टफ यहां पर हो जाता है इसको लेना, ये यहां से अप्रूवल करके तब आप लोगों तक यहां पर पैसा पहुंचेगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, एक शब्द यूज किया जाता है यहां पर, इसको बोलते हैं वोट ऑफ क्रेडिट। वोट ऑफ क्रेडिट जो यहां पर कोई अनएक्सपेक्टेड अगर डिमांड आ गई, मार्केट में देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं था, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज आ गई एकदम, तो एक तरीके से रिसोर्सेज से रिलेटेड यहां पर, तो उसका जो एक तरीके से इनसफिशिएंट जो कैरेक्टर सर्विस का उसको कंप्लीट करने के लिए बजट के अंदर यहां पर अगर कोई ऐसी चीज नहीं थी, तो इसलिए इसको ब्लैंक चेक बोला जाता है। वो नहीं कहते ब्लैंक चेक दे दिया तुझे, जहां पर तुझे जरूरत पड़े एकदम यूज कर लो, तो वोट ऑफ क्रेडिट जो है वो ब्लैंक चेक दिया जाता है लोकसभा के द्वारा एग्जीक्यूटिव को कि जब भी जरूरत पड़े तुरंत इसको यूज कर लेना। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली वोट ऑफ क्रेडिट। एक तरीके से एक्सेप्शनल ग्रांट के यहां पर कोई स्पेशल पर्पज के लिए, जैसे बात करें अगर करंट फाइनेंशियल उसके अंदर कोई स्पेशल पर्पज के लिए एकदम जरूरत पड़ गई, एक्सेप्शनल एक तरीके से, ठीक है, तो उसके लिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये एक्सेप्शनल ग्रांट दिया जाता है। ये सारी बातें आर्टिकल 116 यानी कि 116 के अंदर बोला जाता है। वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट किसके अंदर होता है? तो आर्टिकल 116। तो ये कुछ बातें याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा, वीडियो को पीछे जाकर रिपीट कर तो चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर माइंड में हो जाएंगी। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए कुछ शॉर्ट न्यूज यहां पर देख लेते हैं। ये जो बात की जा रही है प्रिट्जर, ये आर्किटेक्चर प्राइज के बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये बेसिकली नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर कौन सा है? तो ये है यहां पर ये प्रिट्जर। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे नोबेल प्राइज नॉर्मल तरीके से होते हैं, ये इसको कई बार नोबेल प्राइज ऑफ द आर्किटेक्चर बोला जाता है। तो ये जो अवार्ड है यहां पर अभी अनाउंस कर दिया है यहां पर सोशल हाउसिंग आर्किटेक्चर के लिए, तो एनी लैक्टन और जैन फिलिप वेसल। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर दो पर्सनैलिटी है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ये एनी लैक्टन जो है यहां पर ये एक फीमेल है जिनको ये अवार्ड मिला है, तो फ्रांस की पहली महिला यहां पर बन गई है जिनको ये अवार्ड मिला है 2021 में। इसी के साथ में ऑल ओवर वर्ल्ड में फ्रांस की पहली महिला है और ऑल ओवर वर्ल्ड में ये छठी महिला है, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करें, जब से ये प्राइज एस्टेब्लिश किया गया था 1979 में। तो यहां पर जो बात की जा रही है रिफ्लेक्टेड आर्किटेक्चर डेमोक्रेटिक स्पिरिट, तो यहां पर ये इनका काम है जिनके लिए इनको मिला है यहां पर। और दूसरा है कमिटमेंट टू द रिस्टोर ऑफ आर्किटेक्चर, यानी कि रिस्टोर करना आर्किटेक्चर को, तो ये अवार्ड दिया गया है। तो वर्ल्ड का काफी प्रीमियर ये अवार्ड माना जाता है आर्किटेक्चर के फील्ड में, तो ये भी इन दो पर्सनैलिटी को यहां पर दिया गया है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं शॉर्ट आप लोगों से डायरेक्ट, तो इनके बारे में याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केरला हाई कोर्ट से रिलेटेड अभी यहां पर ये केस निकल कर आया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया केरला हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर। उसमें क्या था? उसमें ये बोला गया था कि जो एडेड स्कूल टीचर हैं या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको बेसिकली यहां पर ये अभी रोक लगाई जा रही थी कि यहां पर वो कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते इलेक्शन। तो यहां पर हाई कोर्ट के द्वारा जो डिक्लेयर किया गया यहां पर कि रिमूव किया जाए डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1951, तो अलाउ किया जाए कि एडेड स्कूल टीचर को कि लेजिस्लेचर बनने के लिए, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल की कैटेगरी में रखा गया था। तो अभी ये बोला जा रहा है कि फिर कोई भी ना बने यहां पर, प्राइवेट का भी ना बने, तो उस तरीके से बात की जा रही है। तो ये पर्टिकुलर एक पर्सन के ऊपर आप लोग इस तरीके से प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसके चलते वो सब पर एक्सटेंड होना चाहिए, तो फिर ऐसा क्यों है यहां पर ओनली एडेड स्कूल पर? ठीक है, तो उसके चलते ये न्यूज में है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज किया गया पहला वॉल्यूम यहां पर टीचर एंड टीचर एजुकेशन के बारे में। देखिए आज की डेट में अगर बात करिए, अगर सही तरीके से हम लोग टीचिंग जो है वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो ह्यूज इंपैक्ट डालेगा। एक टीचर ही इंजीनियर बनाता है, टीचर ही डॉक्टर बनाता है, टीचर ही लॉयर बनाता है, टीचर ही साइंटिस्ट बनाता है। अगर एक टीचर ही ढंग का नहीं है तो फिर ये सारे जो भी आगे बनने वाले हैं ये सारे ढंग के नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यानी कि टीचर जो है वो एक ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि इसी से हर एक इंसान निकल कर आने वाला है जो एक सही डायरेक्शन में चलेगा। तो उसके अंदर नैतिक शिक्षा भी होनी चाहिए, अच्छी खासी एथिक एक एजुकेशन होनी चाहिए, ताकि आगे चलकर वो लोगों की इमोशन भी समझ सके और सही तरीके से
उनको अंडरस्टैंड कर सके। तो इसलिए यहां पर एक स्टडी की गई। पर लेकिन टीचर के ऊपर क्या अत्याचार हो रहे हैं वो भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। खासकर जो कॉन्ट्रैक्ट में टीचर लाए जा रहे हैं उनको बेचारों को ना तो परमानेंट रखा जा रहा है, उनको एक तरीके से एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए रखा जाता है, उनकी सैलरी भी इनएडुकेट रहती है। हमारी कंट्री में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? टीचर को बिल्कुल ऐसे लेकर चला जाता है कि टीचर को बिल्कुल नहीं कहते, बिल्कुल एक तरीके से गरीब वाली ख्याति टीचर की आती है। टीचर की अगर जिंदगी ढंग की हो तो इसको अलग तरीके से देखने लगते हैं, नहीं ये तो टीचर नहीं रहा, ठीक है। तो इसके चलते हमारी कंट्री में जो भी टैलेंटेड पर्सन है वो क्या करते हैं, वो बाहर पहुंच जाते हैं। एक महान पर्सनैलिटी का अगर आप लोगों के सामने नाम लिया जाए तो आप लोग देखते हैं सारे आज के डेट में बाहर जाकर काम कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में भी, ठीक है। मुझे सबसे पहले नाम याद आता है रघुराम राजन साहब का। वो आज की डेट में अगर बात करें, हमारी कंट्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है, फिर से जाकर उन्होंने टीचिंग करना पसंद किया। बहुत सारे ऐसे आज के डेट में, कई सारे ऐसे आज के डेट में जो रिटायर हो रहे हैं अलग अलग पोस्ट पर ऑफिसर्स हैं, आईपीएस आईएएस ऑफिसर, वो भी प्रेफर कर रहे हैं कि बाहर जाकर एजुकेशन में अपने आप को बेसिकली लेकर चला जाए आगे, एक काफी शांति से अपनी जिंदगी जीने का तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर लेकिन उस लेवल की उनको रिन्यूमरेशन नहीं मिल पाता है हमारी कंट्री में, तो इसलिए बाहर जाने की कोशिश करता है हर एक पर्सन। बहुत ह्यूज लेवल पर टीचिंग स्टाफ देखने को मिलेगा हमारी कंट्री के, अलग अलग कंट्री के अंदर आप लोगों को। तो हमारी कंट्री में ये सारी फैसिलिटी ढंग से प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, नाइदर तो सीरियसली जो बेसिकली पर्टिकुलर क्लास ली जाती है और ना ही सीरियसली कई बार स्टूडेंट को ले जाते हैं। ऐसी भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। अटेंडेंस कम है, उनको भी एग्जाम में बैठने के लिए अलाउ किया जाता है। तो ये सारी गलत चीजें, एक प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए इस फील्ड में, तभी चीजें सही लेवल पर आगे बढ़ पाएंगी। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो लॉन्ग टर्म डैमेज देखने को मिलता है अगर एक प्रॉपर प्रोफेशनल टीचर नहीं रहता और उसके प्रोफेशन में अगर कोई इंपैक्ट देखता है तो ये स्टूडेंट के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और अगर स्टूडेंट के ऊपर इंपैक्ट देखे तो वो स्टूडेंट किसी भी फील्ड में जाएगा उसके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये चीजें समझाने की कोशिश की जा रही है इस रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है महाराष्ट्र का जो एटीएस है उसके बारे में बात की जा रही है। यहां पर ये मनसुख हिरन, ठीक है। तो रिसेंटली अभी इनकी डेथ हुई, तो ये एक बिजनेसमैन थे, तो इनको एनालिसिस किया जा रहा है। तो जो डायग्नोसिस करने के लिए जो बात की जा रही है ये अभी न्यूज में काफी ज्यादा है। तो यहां पर डायटोम टेस्ट की बात की जा रही है। ये बेसिकली क्या होता है डायटोम टेस्ट? देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को पानी में डुबाकर पानी में मार दिया, यानी कि पानी में फेंक दिया और डूबकर मर गया, ये अलग चीज है। पर एक दूसरी चीज ये है कि पर्टिकुलर पर्सन को बाहर मार दिया, फिर ये दिखाने के लिए कि यहां पर ये मरा हुआ है तो उसको पानी में फेंक दिया, वो अलग चीज है। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ये कैसे चेक करेंगे कि ये पानी में डूबने से मरा है या फिर इसको बाहर मारकर पानी के अंदर फेंका गया है? तो इसका ये तरीका है जिसको बोलते हैं यहां पर, ये टेस्ट है जिसको बोलते हैं यहां पर डायटोम टेस्ट। तो डायटोम टेस्ट यहां पर ये काम करता है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन पानी में डूब के मरा है, ठीक है, तो यहां पर फोटोसिंथेसाइजिंग जो एल्गी याद रखिएगा, बेसिकली एल्गी उसकी बॉडी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कई जगह उसकी बॉडी के पार्ट में आप लोगों को एल्गी नजर आएंगे अगर वो पानी में डूबने की वजह से मरा है, ठीक है। पर लेकिन उसको अगर मारकर फेंका गया है तब यहां पर उसके अंदर ये एल्गी चीजें आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। तो ये डायटोम टेस्ट यहां पर ये कंफर्म करता है, तो उसी को यूज करने की बात की जा रही है। तो ये इसके बारे में याद रखते हैं। तो डायटोम टेस्ट क्या है, ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइए एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछूंगा उनका आंसर जरूर देना। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसी तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करते रहना है। इंपॉर्टेंट डे के बारे में हम लोगों ने जाना है यहाँ पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर हम लोगों ने ये बेसिकली स्लेवरी के बारे में समझा ढंग से यहाँ पर। इसी के साथ में जो मिसिंग या डिटेन स्टाफ रहता है उनके बारे में समझा, यूएन से रिलेटेड 4 शॉर्ट न्यूज देखी हम लोगों ने, काफी इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ में इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने यहाँ पर यूएसए और इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बात करी। इसी के साथ में जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट के बारे में हम लोगों ने समझा। राइट टू हेल्थ राजस्थान का जो मुद्दा था वो हम लोगों ने समझा। ओपन मार्केट ऑपरेशन हम लोगों ने यहां पर समझा। साइंस एंड टेक के अंदर यहां पर हम लोगों ने देखा गेहूं की रोटी को यूज कर अब मक्का और बाजरा, और इसी के साथ में फार्म सन रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझी। नेक्स्ट पॉलिटी के अंदर हम लोगों ने इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल के बारे में जो लिमिट बढ़ाई जा रही है वो समझा। गवर्नेंस के अंदर बिहार लोकायुक्त में क्या चेंज लाया जा रहा है वो समझा। इन्वॉल्वमेंट के अंदर रणथंभौर वाला मुद्दा समझा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। अब क्वेश्चन के आंसर दीजिए। क्वेश्चन में बात की जा रही है, थीम बतानी यहां पर पहले तो, जो यहां पर स्लेवरी और ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के बारे में। USIAI फुल फॉर्म क्या है इसकी बताइए, किस कंट्री के साथ में मिलकर ये चीज की जाती है। कोक एक्स, इसके यहां पर कहां पर ये एनुअली आप लोगों को देखने को मिलेगा इवेंट। कौन सा राज्य जिसके द्वारा मुख्यमंत्री यहां पर चिरंजीवी जो योजना स्टार्ट की गई है हेल्थ केयर के लिए, कौन सा आर्टिकल राइट टू हेल्थ के बारे में बात करते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके द्वारा चलाए जाते हैं। हमारी कंट्री में इंश्योरेंस पहले कितना था, अब कितना यहां पर बढ़ाया जा रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट। रणथंभौर नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व कहां पर है, राजस्थान के अंदर, किन 2 हिल रेंज के अंदर पड़ता है ये, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। अब यहां पर ये क्वेश्चन है जो कल आप लोगों से पूछे गए थे, एक बार इनको देख लेते हैं। वर्ल्ड जो टीबी स्टडी के बारे में हम लोगों ने बात की थी, हम कब तक खत्म करने वाले हैं और वर्ल्ड में कब तक खत्म होने वाला है ये बताना है। IRENA के बारे में आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में फास्ट वर्चुअल ट्रेड ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है किसके द्वारा, APEDA के बारे में बताना है। कौन सा नेटवर्क है जिसके द्वारा यहां पर हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ये आप लोगों को बताना है।
सबसे खुश कंट्री और सबसे दुखी कंट्री है कौन सी, ये भी आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में अगर कोई प्रोजेक्ट को नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा दे दिया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना प्रतिशत देती है, ये आप लोगों को बताना है। सिंगार चोरी पीक ये देखने को मिलेगा, जैसे चंबल रिवर निकल कर आती है और कई सारे बच्चों के द्वारा अपनी जो रिवर से रिलेटेड जो मतलब पड़ोस में जिनके रिवर है उनके द्वारा, मुझे लग नहीं रहा था कि इतने फैमिली मेंबर इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं तो काफी अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट पढ़कर। यार एक छोटा सा कमेंट जो होता है ना, वो आप लोगों के जब पढ़ता हूं तो काफी दिल को एक अजीब सा वो नहीं होता है, एक कनेक्टिविटी सी मिलती है। तो कुछ भी ऐसी चीजें पूछता हूं ना, अगर आप लोगों को पता है उस एरिया में आप लोग रहते हैं तो जरूर शेयर किया करो, ठीक है। यहां पर बात की जाती है तो ये माउंटेन रेंज बतानी थी आप लोगों को, कौन से मिनिस्टर हैं जिनको यहां पर स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में अपना स्कोर जरूर लिखा करो, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे भी लगे कि हाँ कितना अच्छे से आप लोगों ने कल का लेक्चर सुना था जिनका आंसर आप लोग दे पा रहे हैं, तो इसका तो स्कोर जरूर लिखा करो आप लोग, ठीक है। बात करते हैं यहां पर ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। 2030 तक टीबी खत्म करनी है, इंडिया में 2025 तक खत्म करनी है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के बारे में बात की जा रही है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर एंड जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी उसके बारे में बात की जा रही है। तो वर्चुअल ट्रेड फेयर के बारे में बात की जा रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के बारे में बात की जा रही है। ये बेसिकली ये प्रस्तुत करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। फिनलैंड सबसे खुश है, अफगानिस्तान सबसे दुखी कंट्री है। अगर कोई प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट बना दिया जाए तो 90% पैसा गवर्नमेंट देती है सेंट्रल और 10% स्टेट को देना पड़ता है। चंबल रिवर जो है यहाँ पर ये सिंगार चोरी पीक पर आप लोगों को देखने को यहां से निकलती है, विंध्या माउंटेन रेंज इंदौर के अंदर। तो इंदौर बोला गया था, एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया सर इंदौर जो है सबसे क्लीन सिटी है हमारी कंट्री के अंदर, इसीलिए यहां पर चंबल रिवर भी क्लीन रिवर के अंदर आती है, ये भी सही है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों की आदत के अंदर आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। देखिए हम लोग क्या करते हैं, अपने घर को साफ रखना है, अपने कमरे को साफ रखना है, पर लेकिन हम लोग कभी ये नहीं बोलते कि अपने देश को साफ रखना है। ये चीजें जिस दिन आ गई ना उस दिन सारी चीज सुधरती नजर आएंगी। हर्षवर्धन साहब जो है यूनियन मिनिस्टर फॉर द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उनको अपॉइंट किया गया है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, आप लोगों को यहां पर सारी पीडीएफ इकट्ठे मिल जाती हैं। इसी के साथ में और भी कई सारी चीजें शेयर की जाती हैं जो आप लोगों को फायदा पहुंचा सकती हैं। तो स्टडी लवर वीर के नाम से लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा और यहां पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो बात मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।